तो क्लास अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ये महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का मतलब क्या होता है? समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि हम इसको अब यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, क्रिटिसाइज। अब क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे तो हम इसके दो पक्षों को सामने रखेंगे। पहला तो हम इसके पक्ष रखेंगे पॉजिटिव और दूसरा पक्ष रखेंगे नेगेटिव। तो पॉजिटिव में हम ये बात करेंगे कि हमें इनको लिखने के लिए हम यहाँ पर किन किन ग्रंथों का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो इस सोर्स को इकट्ठा करने में आने वाली हम चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। तो आज आइए इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर लेकर के महाभारत को क्रिटिसाइज करते हैं। कहता है इसमें सबसे पहले पॉइंट को चलते हैं। तो 1919 में प्रसिद्ध प्रसंस्कृत विद्वान जिसका नाम था वी.एस. सुकथांकर, इनके नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत होती है। इनके साथ और कई सारे विद्वान मिल करके महाभारत को क्रिटिसाइज करने का काम चालू करते हैं। इनके द्वारा जब ये काम चालू किया गया तो ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लिपियों में लिखे गए महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। संस्कृत की पांडुलिपि को इकट्ठा किया। तो पहला पॉइंट यहाँ से निकल चुका है और वो ये कि वी सुकथांकर ने संस्कृत की समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए क्या क्या काम किए। तो पहला उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भारत के अलग अलग भागों से लिपियों को और संस्कृत के पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। तो पहला पॉइंट तो यही बन जाता है आपका। इसको हम कर देते हैं समीकरण 1। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। कहता है परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने, जिन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था, उन लोगों ने सभी पांडुलिपि में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना की और तुलना करने में एक तरीका ढूंढ निकाला। तो तुलना करने का उन्होंने कंपेयर किया अलग अलग क्षेत्र में पाए गए अभिलेखों के बारे में। तो अब बात ये भी आती है कि इनको जो अभिलेख प्राप्त हुए थे वो भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। तो मैंने आपको शायद पढ़ाया था कि इसमें जो भी हमारे पास एविडेंस मिलते हैं वो भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों से मिल जाते हैं। जैसे हमें जो इसकी जानकारी जो मिलती है वह जानकारी हमें उत्तर में कश्मीर और नेपाल से मिलती है और दक्षिण में केरल और तमिलनाडु से मिल जाती है। जब शुरुआती समय में इस महाभारत के श्लोकों को चुना गया, चयन किया गया, तो लगभग सभी पांडुलिपि में पाए गए और उनको एक बार जब इकट्ठा करके लिखा गया तो इसके लगभग 13,000 पेजों में इसको लिखने का काम चालू किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 47 ईयर का टाइम लग गया। मतलब इतना घोर तपस्या करने के बाद, मतलब कितना, तो 47 ईयर तक लगातार महाभारत के चीजों पे अध्ययन करने के बाद इनको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाती है। लेकिन इसमें कुछ समस्या पैदा होती है। जो समस्या पैदा होती है, आइए देखते हैं इनके सामने कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती है। तो कहता है पहली, संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी। मतलब जब उन्होंने सभी ग्रंथों को, पांडुलिपियों को इकट्ठा किया तो पांडुलिपियों और ग्रंथों में उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो पांडुलिपि पाए गए हैं वो पांडुलिपि संस्कृत में लिखे गए थे, संस्कृत में। और संस्कृत के अंदर जब लिखे गए हैं तो उनके लिखे गए हर श्लोक में कुछ ना कुछ इक्वालिटी, समानता देखने को मिली। इसी के बाद पर उन्होंने आगे बढ़े और कहे समूचे महाद्वीप में, मतलब पूरे भारत के अंदर, उत्तर में कश्मीर से नेपाल में और दक्षिण में केरल और तमिलनाडु में सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को आई। मतलब यह हुआ भारत के अंदर किसी भी हिस्से में, चाहे तो आप नॉर्थ में रहते हो या साउथ में रहते हो, यदि यहाँ पर इसे संस्कृत में लिखा गया है तो यहाँ पर भी इसे लगभग संस्कृत में ही लिखा गया और इन दोनों के लिखे गए श्लोकों में हमें क्या मिली, समानता मिली, अर्थात इक्वालिटी देखने को मिल जाती है। इस प्रकार की समानता मिलने का क्या मतलब बनता है? सिंपल सी बात आती है, यदि इसमें समानता मिल रही है मतलब ये हुआ कि महाभारत भारत के केवल एक छोटे से हिस्से तक ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के हिस्से में ये फैला हुआ देखने को हमें मिल जाता है।
यही तो मैं बताना चाहता ही कि जो हम बात कर रहे हैं भारत के बारे में एक्चुअल में भारत जिसे हम कह रहे हैं वह एक छोटे से हिस्से में सीमित नहीं था, बल्कि ये भारत बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ था। इसमें कहता भी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के परिक्षण में एक अनेक क्षेत्रीय प्रभेद, क्षेत्रीय का मतलब होता है जो इनके सोसाइटी में लोग फैले हुए थे उनके बारे में जानकारी देता है। ये भी लोग इसमें शामिल होते हैं, उभर के सामने आते हैं। इन प्रभेदों का संकलन, प्रभेद का मतलब होता है उनके द्वारा दिए गए जो मेन पॉइंट थे उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इनके द्वारा जो कहा गया वो कहते हैं कि इनके द्वारा जितने भी भारत के अलग अलग हिस्सों से संस्कृत के जो श्लोक इकट्ठा किए गए थे, जब उनको एक जगह पर इकट्ठा किया गया तो उनको इकट्ठा करने के बाद इन्हें 13,000 पेजों में छापा गया और 13,000 पेजों में से आधे से ज्यादा इन प्रभेदों का ब्यौरा मिलता है। प्रभेद का मतलब होता है उस समय के जो कथन थे, कारण थे, उनकी व्याख्याएं थी, उन सभी को इसमें लिखने का काम चालू किया गया था, जो जानकारी हमें लगभग 600 BC के टाइम से मिल जाती है। इसी में कहता है एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं का द्योतक है। गूढ़ का मतलब होता है सघन, गहन और घोर तपस्या करने के बाद जो आपको मिलता है उसके बारे में ये बताने का काम करते हैं। कहते हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचारों और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहास को रूप दिया, और ये संवाद द्वंद्व और वक्तव्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। मतलब ये हुआ कि हम जो बात करने वाले हैं महाभारत के बारे में, तो महाभारत ऐसा नहीं है कि केवल ये दो परिवारों के बीच में या फिर एक परिवार के दो भाइयों के बीच में लड़ाई थी, ऐसा नहीं है। या एक्चुअल में देखा जाए तो उनकी परंपराओं, उनके स्थानीय विचारों, उनके आचरण के बीच हुए संवादों, इन सभी के बारे में वो बताने का काम करती है और करते हैं। ये सभी चीजें सामाजिक इतिहास को एक नया रूप देने का काम करती है। एक नया रूप मतलब समाज को किस तरीके से और व्यवस्थित किया जाए, उन्हें और बेहतर किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। कह रहा है इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है, उन ग्रंथों तक सीमित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों के द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए थे। अब आपको पता है खास बात, प्राचीन टाइम में ज्यादातर जो संस्कृत ग्रंथ लिखे गए थे उनको पढ़ने और लिखने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों के पास ही था। ब्राह्मणों के सिवाय इस प्रकार के ग्रंथों को ना तो कोई पढ़ सकता था और ना ही कोई लिख सकता था। और यहाँ तक कि पहले की किताबों को लोगों को सुनने से मना किया गया था, आप सुन भी नहीं सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोगों को पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई कि आप यहाँ पर एक भी काम नहीं कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? इन्हीं प्रक्रियाओं को समझने के लिए 20वीं सेंचुरी के इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते हुए समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर मतलब ऊपर ऊपर समझा, और उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाएगा। मतलब मैंने क्या दिया, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने टॉपिक तुम्हें बताए, जो जो मैंने पॉइंट तुम्हें लिखवाए, जो मैं तुम्हें नोट्स भेजता हूँ, जो मैं तुम्हें बताता हूँ, संभावना है कि आप एग्जाम में वैसे वैसे ही लिख करके आए ताकि आपके नंबर 100 में से 100 आए। यही बात यहाँ भी कहता है कि जिस तरीके से संस्कृत में महाभारत में लिखा गया था ना, आपको ठीक हूबहू उसी तौर तरीके से महाभारत के तौर तरीके से समाज के लोगों को बताना है और समझाना है। कालांतर में मतलब उस समय के विद्वानों के द्वारा पाली, प्राकृत, तमिल इन ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया गया। मतलब भारत में जो आप कहते हैं ना महाभारत पाया गया, तो उनको हम तुलना कैसे करेंगे? प्राकृत से करेंगे, तमिल से करेंगे और पाली भाषा से करेंगे। इसमें इस अध्याय में यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ, आदर्श का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ग्रंथ जिसमें समाज के सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताने का काम किया गया हो, उसे कहते हैं आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ। ये आमतौर पर आधिकारिक होते थे। आधिकारिक का मतलब होता है जिसका यूज हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पे कर सकते हैं। ऑफिशियल
मान लिया कि कोई केस हो गया, केस में ऐसी किताबों को हम एज ए एविडेंस के तौर पर दे सकते थे। किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा गया, मतलब कहीं ना कहीं इस पे शंका की दृष्टि भी आई कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, यदि सही है तो किस बेसिस पे सही है, गलत है तो किस बेसिस पे सही है, गलत है। इसके बारे में अभी तक क्रिटिसाइज होते रहते हैं, इसीलिए कभी कभी इनकी आलोचना भी की जाती है। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहास के दोबारा से निर्माण करने की व्याख्या करते हैं, तब हमें इस बात पर ध्यान जाता है और हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना चालू करते हैं। तो ये टॉपिक आपका पहला पॉइंट खत्म होता है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो क्या आपको समझ में आया मिताली, आपको ये क्लास? कोई डाउट है आपको इसमें? हाँ, आप एक बार पढ़ लीजिए, जो भी डाउट है हमें जरूर बताइए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।